सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो अग्रवाल का अनसोल्ड पेपर है तो इसमें 2022 सेट नंबर 6 हल कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां पे जाके उन वीडियो को देख लें। अगर फिर भी आपको ये वीडियो सभी ना मिले तो बस आप कमेंट कर देना, ये सभी वीडियो हम आपके पास कमेंट में भेज देंगे। ठीक है, चलिए भैया ज्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और प्रश्न नंबर पहला यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर पहला जो आप देख सकते हो उसे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल है। तो इसे कैसे करते हैं देखना। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न नंबर पहला लिखेंगे हम। पांच एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ए बराबर यहाँ पे 5 हो जाएगा, बी बराबर -3 हो जाएगा और सी बराबर 2 हो जाएगा। तो हमें निकालना मूलों का योगफल। तो यहाँ पे लिखेंगे मूलों का योग फल। इसका सूत्र होता है -b/a। ठीक है, जब -b/a मान लगा दो तो -b का मान -3 और a का मान 5 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे यहीं पे पूछे मूलों का गुणनफल, ठीक, आंसर तो आपका 3/5 हो गया, विकल्प नंबर हो गया ए सही। अगर यहीं पे आपसे गुणनफल पूछे तो यहाँ पे लिखेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल बराबर, बेटा ये c/a होता है और c का मान 2 है, a का मान 5 है, तो इसका आंसर 2/5 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे योगफल पूछे तो ये सूत्र लगाना है और गुणनफल पूछे तो आपसे ये सूत्र लगाना है। ठीक है, चलिए भैया अगला सवाल देखिए। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है इसका। प्रश्न नंबर 2 है 3 cot a बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों सेक a का मान पूछा उसने, तो देखो 3 जाएगा इसके नीचे तो भाग में हो जाएगा, तो cot a बराबर हो जाएगा 4/3। और cot क्या होता है, देखो भैया आपने लाल बट्टा कक्का पढ़ा होगा, ये जो आपने त्रिकोणमिति पढ़ी तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा। तो देखो ये कॉट है, तो प्यारे बच्चों कॉट आधार बटा लंब होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आधार बटा लंब। अब इसमें कर्ण नहीं पता है, जब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे, चलिए अच्छा निकाल के दिखा देना। कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कर्ण में पता नहीं, आधार कितना हो जाएगा 4 का वर्ग और प्लस 3 का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग बराबर ये 16 प्लस 9 हो जाएगा, तो कर्ण बराबर 25। ठीक है, यानी स्क्वायर। अब इधर से घात घटे 2 लग जाएगा, तो के बराबर 5 निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पे हमें सेक का मान चाहिए। ठीक, सेक, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक ए। देखो प्यारे बच्चों ये क्या होता है, यहाँ पर कॉस होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है यहाँ पर। ठीक है, चलो लिख दें, नहीं पता तो लिख लेना आप लोग। तो प्यारे बच्चों ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टेन होता है। अब इसके नीचे ये वाला कॉसेक होता है और ये सेक होता है और ये कॉट होता है। ठीक, तो जूम करके दिखा दें आपको, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे सेक पूछा है, सेक, तो सेक बराबर क्या है, ठीक, सेक है हमारा कर्ण बटा आधार, तो यहाँ पे कर्ण बटा आधार। देखो कर्ण हमने 5 निकाला, कितना 5, तो ऊपर लिख देंगे 5 और आधार हमारा कितना है, आधार हमारा 4 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/5। ठीक है, उम्मीद प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा तीसरा है। तो यहाँ पे x माइनस 2 बराबर, सॉरी x माइनस बाई बराबर 2, फिर इसके बाद है x प्लस बाई बराबर 2, यानी x माइनस बाई बराबर 2 है और x प्लस बाई बराबर 2 है, तो इसका हमें हल बताना है। तो हल कैसे करेंगे देखना। तो प्यारे बच्चों y से y कट जाएगा, तो x 2x हो जाएगा बराबर 2 2 4 हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 2। अब ये वाला समीकरण नंबर 1 कर लो, इसको 2 कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में
रखने पर जो x बराबर 2 निकला है वो समीकरण नंबर 1 में लगा दो, यहाँ रख दो 2, तो आपका हो जाएगा 2 माइनस बाई बराबर 2। अब प्यारे बच्चों ये 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस बाई बराबर 0, तो बाई बराबर हमारा 0 होगा। ठीक, ये यानी x का जो मान निकला 2 का मान 0, सॉरी x का मान 2 है और बाई का मान 0 है, तो ये इसका आंसर आ गया। देखो 2 का मान 0 यानी कि x का मान 2 है, बाई का मान 0, समीकरण यानी इसका बी सही हो गया हमारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 है हमारा। तो यहाँ पे कह रहा है 1 से 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों 1 से 9 तक की सभी संख्याएं यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनका माध्य चाहिए। ठीक है, तो माध्य बराबर जो इसमें बीच में संख्या होगी वही माध्य हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखो कौन सी बीच में है वही आंसर हो जाएगा। तो बेटा 4 इधर कर दो ये और 4 इधर कर दो, तो संख्या कौन सी 5 हो गई, इसका आंसर हो गया 5। ठीक है, और इसकी दूसरी विधि क्या है वो भी देख लो। ये तो पहली विधि हो गई हमारे पास, और दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि ये है पहली संख्या अंतिम संख्या को जोड़ो, पहली संख्या अंतिम संख्या को जोड़ दो। ठीक है, तो 1 + 9 बटा 2, तो बराबर कितना हो जाएगा ये 10 बटा 2, 2 एकन 2, 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक, 5 बार जाएगा ये। ठीक, और तीसरी विधि क्या है वो भी देख लो भैया। यहाँ पर तीसरी विधि क्या सूत्र है हमारा, माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, माध्य बराबर सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब जो ऊपर ये वाले सब पद दिए उन्हें सब जोड़िए आप। ठीक, ये वाले जो संख्याएं दी हैं इन्हें सबको जोड़ेंगे हम, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 और बट्टा जितनी संख्या उतने का ही भाग। अब इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ उसका आएगा 45, तो 45 बटा 9, 9 एकन 9, 9 पन्ना 45, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार के प्रश्नों को सबसे सरल तरीका यही है, या तो पहला नियम लगाइए या फिर दूसरा नियम लगाइए, और ज्यादातर तो आप हमें 100% बेटा दूसरा लगाइए, पहली संख्या का योग और दूसरी संख्या का योग यानी पहली और अंतिम संख्या का जोड़, पहली और अंतिम संख्या का योग और बटा 2, ये वाला नियम लगाइए आप। चलिए भैया अब हम आपको प्रश्न नंबर 5 हल कराने वाले हैं। प्रश्न नंबर हमारा अगला है, प्रश्न नंबर 5 है। ठीक है, तो इसमें उसका बहुलक होगा, तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा भैया, 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। तो प्यारे बच्चों सूत्र को याद कर लेना भैया, ये हर सेट में प्रश्न आता है और बहुत ही बढ़िया बोर्ड की परीक्षा में 100% आएगा, बता रहा हूँ, इसको भैया जरूर देख लेना। अब देखिए प्रश्न में थोड़ा ध्यान से देखिए, इसका माध्य यानी माध्यिका कहलाती है, तो माध्य कितना है 20 है, तो यहाँ पे 3 गुणा 20 बराबर बहुलक तो हमें पता नहीं क्योंकि बहुलक तो निकालना ही है, प्लस और माध्य कितना है, माध्य है 20.5, तो 2 गुणा 20.5। अब इसको हल कर दीजिए, तो प्यारे बच्चों ये तो 60 हो जाएगा, बराबर बहुलक, देखो 5 दूनी 10, 10 की 0, ठीक है, और 20 दूनी 40 और 1 41, यहाँ पे 41 हो जाएगा। ठीक, प्लस का चिन्ह लगेगा यहाँ पर। अब 41 को उधर भेज देंगे, तो आपका 60 - 41 बराबर बहुलक, तो बहुलक बराबर हमारा हो जाएगा 19। ठीक है, तो जब इसमें से घटाएंगे तो 19 बचेगा, तो बहुलक बराबर 19, ये इसका आंसर आ गया। ठीक, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 6 है हमारा। तो इस त्रिभुज यानी एक त्रिभुज दिया हुआ ABC, इस त्रिभुज में ABC में ये वाली भुजा इसके समांतर है। ठीक है, जब ये वाली भुजा इसके समांतर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है PQ बराबर यानी PQ बटा BC बराबर 1/3। तुम्हें ये वाला अनुपात ज्ञात करना है। चलिए कैसे करते हैं देखना भैया। तो देखो प्यारे बच्चों PQ का मान कितना है 1 है और BC का मान 3 है, तो PQ कहाँ पर है, ये PQ, हाँ ये प्यारे बच्चों ये वाली भुजा हमारी कितनी 1 है, ठीक है, और BC ये वाली भुजा हमारी 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करके देखना भैया, जब प्यारे बच्चों ये वाली भुजा हमारी 1 है
तो ये वाली भुजा 1 होगी और ये वाली भुजा 1 होगी। अब ये वाली भुजा हमारी 3 है, तो प्यारे बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 है। भैया खोपड़िया के ताले खोल लो सपने। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी 3 है। कितनी है? ये वाली भुजा 3 है और 3 में ये वाली 1 मिल गई, तो ये कितनी बची? 2। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी भुजा हमारी 3 है। कितनी? यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, तो ये कितनी बची? ये तो 1 हो गई, तो ये कितनी बची हमारी? 2। उम्मीद है यहाँ तक आपको ऊपर से समझ में आ गया होगा। अब इसका मान निकाल दीजिए। तो एपी का मान कितना? देखो एपी, एपी का मान कितना? 1 है, तो 1 लिख दो। और इसके बाद पीबी का मान कितना? 2 है, तो 2 लिख दो। तो हो गया इसका आंसर 1/2। ठीक है, चलिए भाई। अब ये प्रश्न नंबर 7 है हमारा। 27, 23 और x-4, x-4, x + 4 और ये 15, 3 और 7 का माध्य 15, तो x का मान ज्ञात करिए। तो प्यारे बच्चों ये थोड़ा प्रश्न में गलती है भैया। तो x-4 2 बार लिखा हुआ, तो इसमें x-4 ऐसे करके ये काट दिए, 1 नहीं होगा आपका। ठीक है, तब आंसर निकल के आएगा। कैसे करते हैं देखना इसको। तो यहाँ पे सूत्र होता है हमारा माध्य बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब इसको हल करेंगे, मान लगाएंगे इसके। अब हम तो देखो पदों का योग, पद कौन कौन से हमारे पास है? 27 + 23 + x-4 और + x + 4 प्लस का 15 प्लस का 3 प्लस का 7 और बटा ये कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद है। ठीक है, अब इन संख्याओं को देखो, यहाँ पे ये प्यारे बच्चों ये कट जाएगा आपका, -4 से -4 कट जाएगा आपका। अब इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो इन सबका जोड़ हो जाएगा 75। ठीक है, 75 नहीं होगा यार। यानी इन सभी संख्याओं का 23, 27, 23, 15, 7, 3, 7 इन सबका योग 75 होगा। अब प्लस x और x 2x हो जाएगा हमारा और बटा 7। अब इसका जो माध्य दे रखा है, इसका माध्य है प्यारे बच्चों 15, तो यहाँ पे लिखेंगे, इधर लिखेंगे 15। ठीक, तो अब आपको पता है जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 75 + 2x बराबर 15 सत्ते 105, तो यहाँ पे 105 हो जाएगा आपका। अब 75 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे 2x बराबर 105 - 75, तो 2x बराबर जब इससे घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0 और 10 में से 7 जाएगा 3। अब ये 2 1 कर दो तो 15 हो जाएगा आपका, तो x बराबर आपका 15 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, चलो भैया जल्दी से नोट कर लीजिए। और प्रश्न नंबर ये हमारा 7 है। अब प्रश्न नंबर 8 है, वो कैसे करते देखना। प्रश्न नंबर 8, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। तो प्यारे बच्चों ये हमारी मीनार है, चलो यहीं पे इतने में ही काम हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 8 लिख लें यहाँ पर। ये हमारी एक मीनार है और जिसकी ऊंचाई हमारी है 20 मीटर। ठीक, 20 मीटर। मीनार वो जमीन पर बनने वाली छाया लंबाई की 20√3 मीटर है। देखो अब समझो, यहाँ पर ये हमारी मीनार है और इसकी छाया है, जो इसकी छाया है वो 20√3 मीटर है। फिर इसके बाद क्या कर रहा है? उन्नयन कोण ज्ञात करिए। तो यहाँ पे ही मान लीजिए कोण हमारा थीटा है, तो यहाँ पे ABC। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे tan लगा दो। tan थीटा होता है लंब बटा आधार, तो 20 बटा और 20√3, तो ये 20 से 20 कट जाएगा, तो हमारा बचेगा ये tan थीटा बराबर 1/√3। अब यहाँ पे tan है तो tan में ही देखिए 1/√3 किसका है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारा tan, इसको लिख सकते हैं 30 अंश। ठीक है, 1/√3 को tan 30 लिखेंगे, tan से tan कट जाएगा, तो थीटा बराबर 30 अंश निकलेगा हमारा। ये इसका आंसर है। मिलाओ विकल्प लगाओ, ठीक, तो पहला सही हो जाएगा प्रश्न नंबर हमारा। अब प्रश्न नंबर हमारा 9 है। 9 कैसे करते देखना। तो प्रश्न नंबर 9, 8 + 1 ये बन गया 9। अब इसके बाद 10 व्यक्तियों का भार का माध्य 45.65 किलोग्राम है, तो उनके भारों का योगफल कितना होगा। चलिए कैसे करते हैं देखना। तो यहाँ पे लिखेंगे, यदि सूत्र होता है हमारा माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या।
पदों की संख्या, ये सूत्र होता है। अब देखो प्यारे बच्चों, माध्य कितना है, इसका माध्य है 45.65 किलोग्राम, ठीक है। और पदों का योग हमें पता नहीं, पदों का योग, अब बटा, अब पदों की संख्या कितनी है, 10 व्यक्ति हैं, 10 का लगा देंगे भाग, तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कर लो, तो इसका इसमें करो। तो पदों का योग है, पदों का योग, इसे योग भी लिख सकते हो खाली आप, योग बराबर, तो 10 का इसमें गुणा करेंगे तो 45, 6, 5 और 1 0, और 10 से पीछे 2 अंक है तो इतने लग जाएगा, और बस यही आपका आंसर आ जाएगा, केजी किलोग्राम। ठीक मिला, वो आंसर कौन सा हमारा, तो ये हो जाएगा 456.5 किलोग्राम, ठीक है। ये विकल्प नंबर हमारा बी हो जाएगा सही। अब इसके बाद चलिए भैया प्रश्न नंबर 10 कैसे करते हैं वो भी देख लो साथ में। अब इसको दूसरे पेज पे करके दिखा रहे हैं, जगह कम है यार यहाँ पर। प्रश्न नंबर 10 कैसे करते हैं वो भी देख लो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² माइनस का 5x प्लस का k बराबर 0, के मूल बराबर है, के मूल बराबर है तो के का मान ज्ञात करिए। तो पेज की गलती कर दी, यहाँ प्लस का चिन्ह लगाइए भैया, प्लस का, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे a बराबर हमारा 2 हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा -5 और c बराबर हो जाएगा k, इतना ये। अब यहाँ पे मूल बराबर होते हैं तो हमें लगाना पड़ेगा b² माइनस 4ac बराबर 0, ये सूत्र लगाएंगे। जब मूल बराबर होते हैं तो b² माइनस 4ac बराबर 0 सूत्र लगाना है आपको। चलो मान लगाइए, b का मान -5, इसका होल वर्ग, -4 गुणा 2 और c का मान k बराबर 0। तो प्यारे बच्चों ये 25 बन जाएगा, और ये माइनस का 8 के बराबर 0। तो अब यहाँ पे क्या करें, इस 25 को उधर भेज दो, तो माइनस का 8 के बराबर माइनस का 25, माइनस माइनस कट जाएगा, के का 8 का भाग लग जाएगा, तो के बराबर 25/8 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए भैया जल्दी से नोट करिए इसको। अब इसके बाद अगला प्रश्न कैसे करेंगे वो देखना आप। अब प्रश्न नंबर हमारा है 11, चलो इतने में ही काम हो जाएगा 11। तो यहाँ पे लिखा हुआ 720 वो 270 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पे लिखो 270 और इसके अभाज्य गुणनखंड काट दो भैया। तो स्टार्टिंग 2 से करते हैं, ठीक है। 2 एकन 2 और 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब ये कटेगा 2 एकन 2, हाँ सही है। अब 3 से काट दो, ये 3 चौक 12, 3 पंजे 15, फिर 3 से काटो, 3 एकन 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से काट दो, 3 पंजे 15 और 5 एकन 5। तो इसको लिखेंगे 270 बराबर, ये तो 2 आया है, ठीक, अच्छी बात है। और 3 कितनी बार है, 1 2 3, तो 3 पे घात 3 गुणा 5, ये इसका आंसर आ गया। मिला हुआ आंसर कौन सा है, इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा सी, सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए आप, प्रश्न नंबर 12 कैसे करते हैं अब हम। प्रश्न नंबर 12 है, यदि द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल इतना है तो बहुपद है। प्यारे बच्चों, इतने सेट हल करने के बाद कम से कम 7 और 7 दूनी 14, कम से कम 15 सेट हल करा चुका हूं मैं, और 15 सेटों में पहली बार ये प्रश्न आया है, ठीक, और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, योगफल, मूलों का योगफल बराबर है हमारा 2, और गुणनफल बराबर है हमारा 5, ठीक है। अब हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। जब देखो मूलों का योगफल दिया हो, गुणनफल दिया हो, तो सूत्र होता है द्विघात समीकरण। इसका जो सूत्र होता है वो देखिए प्यारे बच्चों, ये मूलों का योगफल है और ये मूलों का गुणनफल है। आप बहुपद में यानी चैप्टर नंबर बहुपद है उसमें आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए कैसे करते देखना। तो x² माइनस, ठीक, मूलों का योगफल, मूलों का योग, अब यहाँ पे x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0, ये हमारा होता है प्यारे बच्चों सूत्र। अब इसे मान लगा दो, तो देखो x² माइनस मूलों का योगफल, योगफल की जगह पे 2 लिखो, बाहर x है, प्लस मूलों का गुणनफल की जगह 5 लिख दो बराबर 0। अब इसको थोड़ा हल कर दो, तो x² माइनस का 2x प्लस का 5 बराबर 0। मिला हुआ आंसर वही, सी टिक लगाइए भैया। ये प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा
पहला ही सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा है तीसरा, इसे कैसे हल करेंगे देखना। प्रश्न नंबर हमारा है 13। यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस टू वाई बराबर है हमारा 4 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y बराबर 5। अब यहाँ पे पूछ रहा कि हल है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हल होते हैं, ठीक। बता रहा हूँ कौन कौन सा भी बता दूँ, पहले बता ही दूँ आपको। हम देखो a1 बटा a2 और नॉट इक्वल b1 बटा b2, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये कहलाता अद्वितीय हल, अद्वितीय हल कहलाएगा। फिर नंबर 1 हो गया। नंबर 2 होता है a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 इक्वल c1 बटा c2। ये अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। तो अनेक हल लिखेंगे आप इसमें। अब इसके बाद नंबर 3 होता है a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 और नॉट इक्वल c1 बटा c2। इसमें होता कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो इसमें आपको ये लिखना है। अब देखो इन तीनों में से कौन सा बनता है, तो देखो यहाँ पे 1 कर सकते हैं आप, तो यहाँ पे 1 बटा 2, ठीक, और बराबर 2 बटा 4, 2 बटा 4 अब बराबर 4 बटा 5। अब जो कट जाए उसे काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो प्यारे बच्चों 1 बटा 2 और बराबर 1 बटा 2 और बराबर 4 बटा 5। ये तो बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं तो इसको काट देंगे। तो देखो नंबर 3 वाली बन गई। तो यहाँ पे लिखेंगे कोई हल नहीं है, ठीक है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और प्यारे बच्चों अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। बस एक प्यारा सा कमेंट में और लिख देना वीडियो को कैसा लगा। हमें आपके कमेंट से हमें हौसला बढ़ता है बेटा। आप जब कमेंट करते हो तो मेरा हौसला बढ़ता है कि बच्चों के लिए वीडियो और बनाए। तो भैया कमेंट बराबर करते रहिए आप, कुछ भी हाय हेलो कुछ भी भेजिए, भेजते रहिए आप। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जहाँ पर भी इसका लिंक भेजना चाहे तो भैया भेज दिया करें आप। चलिए प्रश्न नंबर 14 कैसे करते हैं देखना। और प्रश्न नंबर 14 बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 14 क्यों, हाँ 14 ही नंबर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर है, यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर है तो देखिए यहाँ पे यानी सार्वंतर ही होगा। यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर है तो इतने का मान होगा। चलिए कैसे करते देखना। तो प्यारे बच्चों a25 और माइनस a21। अब देखो पहले आपको थोड़ा ट्रिला दिखा दे हम आपको, तब आपको प्रश्न नहीं समझ में आएगा। जैसे मान लो a10 है प्यारे बच्चों, a10 को लिखा जाता है a प्लस 9d। उम्मीद है प्रश्न समझ में आ गया होगा यहाँ पर ही। अब जैसे a15 है, इसको लिखा जाएगा a प्लस 14d, एक कम करके लिखा जाता है यहाँ पे, ठीक है, a प्लस 14d। जैसे मान लो a20 है तो उसको लिखा जाएगा a प्लस 19d। अब तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए कैसे करते इसको देखना भाई। यार क्या लाइटिंग आ जाती है इसमें, ये कैसे करेंगे देखना। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ये लिखा हुआ है हमारा 25, तो 25 को क्या लिखेंगे a प्लस 24d। अब ये माइनस, अब इस कोष्ठक लगाना पड़ेगा, ठीक है यहाँ पर। अब 21 को क्या लिखेंगे a प्लस एक कम करके लिखते हैं 20d, इस प्रकार। अब यहाँ से क्या करेंगे देखना भैया, जब कोष्ठक से बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं। जब कोष्ठक से बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ये a प्लस 24d और माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका a और ये माइनस का 20d। अब प्यारे बच्चों ये a से a कट जाएगा, आपका a से a कट जाएगा। तो यहाँ पे 24d, ये 20d बचा हुआ है। कितना, ये 24d है और ये 20d है। तो 24 में से 20 घटा देंगे, 24 में से 20 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 4d। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर भी थोड़ा प्रश्न को सही करना पड़ेगा। यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर 7 है, ठीक, यहाँ पे 7 लिख लो बीच में, ठीक है, सार्वंतर
7 है तो इतने का मान होगा। ठीक है, 7 लिख लीजिए भैया, यहाँ पर सार्वधातुक 7 है तो इतने का मान कितना होगा। और सार्वधातुक आपको पता है डी होता है, सार्वधातुक आपका डी होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे शुरुआत में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं डी बराबर हमारा 7 है। ठीक, तो डी की जगह पे 7 लगा देंगे यहाँ पे। जब डी की जगह पे 7 लगाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा 4 गुणा 7, तो 7 चौक 28, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए पे जल्दी से नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब प्रश्न नंबर 15 है, वो कैसे करेंगे देखना। प्रश्न नंबर 15, तो यहाँ पे बिंदु उतने उतने के मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे हैं। तो यहाँ पे ए के बिंदु है 2,4 तथा बी के हैं 6,4। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, तो यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक, बराबर सूत्र होता है इसका x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2, ये इसका सूत्र होता है। अब मान लगा देंगे, x1 का मान 2 और x2 का मान 6 बटा 2, y1 का मान 4, y2 का मान 4 बटा 2। अब ये हमारा हो जाएगा ये 8 बटा 2 कामा 8 बटा 2, तो 2 एकन 2, 2 चौकू 8, 2 एकन 2, 2 चौकू 8, तो इसका हो जाएगा 4,4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर हमारा बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर है हमारा 16। 16 क्यों, हाँ 16 ही है, इसका चित्र भी बनाना पड़ेगा हमें। प्रश्न नंबर 16 में देखो, ये एक त्रिभुज दिया हुआ और इस त्रिभुज में ये वाली भुजा है हमारी इसके समांतर है। इसकी माप है x+3 और इसकी है 3x+19 और इसकी x है और इसकी है 3x+4। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों आपको बता दूं, जब किसी त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर हो तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय लग जाती है भैया। क्या लगेगी, थेल्स प्रमेय लगेगी। और थेल्स प्रमेय क्या होती है वो देख लो। तो यहाँ पे जब ये वाली भुजा इसके समांतर है तो इतने बटा इतना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम AD बटा DB बराबर AE बटा EC। आपको ये लगाना, ये थेल्स प्रमेय कहलाती है। तो मान रख दीजिए, इसका मान x+3 है और इसका मान है 3x+19 और बराबर इसका मान x है और इधर है 3x+4। अब इसको हल कर दीजिए, x का मान निकल के आ जाएगा हमारा। तो देखो पहले तो इसका इसमें कर दो, तो इसका इसमें करेंगे 3x² हो जाएगा, प्लस इसका इसमें करेंगे तो 19x हो जाएगा, बराबर x का 3x में करेंगे 3x² हो जाएगा, x का 4 में करेंगे तो हमारा 4x हो जाएगा, प्लस 3 का 3x में करेंगे 9x हो जाएगा और 3 का 4 में करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों यहाँ से ये हो जाएगा भैया हमारा कट। ठीक, तो यहाँ पर ये बचेगा 19x। अब ये हमारा हो जाएगा 11x। कितना हो जाएगा, ये 11x हो जाएगा। 11 क्यों, 13 होगा यार, 9 4 13 होता है, प्लस का 12। अब 13x को उधर ले आइए, तो यहाँ पे 19x माइनस का 13x बराबर हो जाएगा 12। तो यहाँ कितना बचेगा हमारा, 6x बचेगा। तो यहाँ पे 6x बराबर 12 और 6 एकन 6 6 दूनी 12, तो x बराबर 2 निकल के आया हमारा। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न को नोट कर लीजिए आप। इसमें आंसर है कि नहीं है, का गलत हो गया क्या यार। 13 में से वो क्या नाम है, 19 में से 13 जाएगा तो 6 ही बचेगा और 6 दूनी 12। प्यारे बच्चों इसका आंसर इसमें गलत है, इसमें आंसर दिया नहीं है। ठीक है, फिलहाल सवाल हमारा सही लगा, इसी प्रकार लगाएंगे इसको। ठीक है, चलिए भैया अगला देखिए प्रश्न आप। और प्रश्न नंबर है हमारा 17। 17 में देखो थोड़ा ऐसे ही बता दें आपको, लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। देखो 17 नंबर है हमारा, एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका आंसर होगा अनंत। आपको याद कर लेना है। ठीक है, एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 18, इसे कैसे करेंगे देखना भैया। तो क्वेश्चन नंबर भैया 18 आ गया हमारा। तो यहाँ पे लिखा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो प्यारे बच्चों यहाँ से 9 कॉमन लेंगे। जब यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो प्यारे बच्चों इसका मान 1, ये सूत्र बन गया, इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 1। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 1 9। ठीक, ये इसका आंसर हो गया।
चलिए भैया जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, जो काफी बच्चों को इंतजार था इस प्रश्न का। इसे कैसे करें देखना। तो यहाँ पे लिखा हुआ 1 साल में 53 रविवारों की प्रायिकता होगी। 1 साल में 53 रविवारों की प्रायिकता होगी। थोड़ा प्रश्न लिख के दिखा दें। 1 साल में 53 रविवार की प्रायिकता होगी, ये प्रश्न है आपका। अब प्यारे बच्चों समझिए, देखो साल में 52 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं, ठीक है। यानी कि एक साल बराबर होता है 52 सप्ताह और एक दिन। जो हमारी साधारण वर्ष होती है उसमें 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन होता है, ठीक है। और जब लीप वर्ष होती है, तो उसमें 52 सप्ताह 2 दिन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई साल तो नहीं बताई, तो यहाँ पे 365 ही दिन लेंगे। तो 52 सप्ताह एक दिन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है? रविवार की प्रायिकता बतानी। तो प्यारे बच्चों एक दिन बचा हुआ, ये हमारा एक दिन बचा हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे पी रविवार। पी रविवार। अब एक दिन है, अब हमें एक दिन यही नहीं पता कौन कौन सा है। अब देखो भैया एक दिन बचा हुआ ना, एक दिन कौन कौन सा हो सकता है वो भी देख लो। सोमवार हो सकता है, मंगल हो सकता है, बुध हो सकता है, सोमवार मंगल बुध, बृहस्पति शुक्र हो सकता है, और इसके बाद शनि, और इसके बाद रविवार। तो ये कितने दिन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 दिन हो गए हमारे पास, ठीक है। तो हमें यानी कि बेटा ये हमारे हो गए कुल परिणाम, ये हो गए हमारे कुल परिणाम, ठीक है। हमें रविवार की प्रायिकता बतानी है। किसकी बतानी है? रविवार की। तो रविवार भैया एक ही बार तो आएगा, तो एक रविवार हो गया। और कुल कितने परिणाम है? 7 है, तो इसका आंसर 1/7 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो 1/7 कहाँ पर है? ये प्रश्न नंबर हमारा डी हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, वो हाँ 20 नंबर कैसे करते देखना अब आप। तो यहाँ पे ए बी सी, ठीक है। अब आपको डी यहाँ का डी ई और ये एफ। तो इसका मान है हमारा 57, तो यहाँ पे 57 लोग गया, ठीक है। और कोण डी का मान, इसका मान 75, तो 75 हो गया। अब प्यारे बच्चों ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हैं। जब ये दोनों दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण बराबर होंगे। तो जब ये वाला हमारा 57 का है तो ये भी 57 का ही होगा, ठीक। तो इसे में एफ का मान बताना है, हमें इस एफ का मान बताना। तो कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो 57 + 75 और प्लस कोण एफ बराबर 180 अंश। तो ये 7 5 12 हो जाएगा, और 7 5 12 और 1 13 प्लस कोण एफ बराबर 180 अंश। इसको उधर भेज देंगे। तो कोण एफ बराबर 180 - 132। तो कोण एफ बराबर आपका हो जाएगा ये 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा। यहाँ रह गया कितना? 17। 7 और 7 में 3 गया 4, और यही आपका आ गया आंसर 48, ठीक है। चलिए प्रश्न को देखिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हम कराने वाले हैं खंड बा, यानी खंड बा। और प्रश्न नंबर पहला ऐसे कैसे करते हैं पहले एक बार प्रश्न को देख लें आप। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न पलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे देखना भैया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 घन है, एक हमारा ये और एक घन ये। तो इन दोनों घनों को मिला दिया गया तो ये घनाभ बन गया। ये क्या बन गया? घनाभ बन गया। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहले घन की भुजा ज्ञात करेंगे। ये 2 घन बने हुए, एक घन ये है हमारा ये वाला, ठीक। ये एक इधर वाला घन और एक घन है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले घन का आयतन, पहले घन की भुजा ज्ञात करेंगे, ठीक है। घन का आयतन बराबर दे रखा 64 घन सेंटीमीटर। और घन का आयतन होता है सबसे पहले भैया पहले का नंबर जरूर डालेंगे आप, ठीक है। तो घन का आयतन होता है भुजा की, यानी ए पे घात 3 बराबर 64, ठीक है। तो ए पे घात 3 बराबर ये होता हमारा 4 का घन, ठीक। तो घात से घात कट जाएगी, तो ए बराबर 4 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो प्यारे बच्चों जो इसकी घन की भुजा निकली है वो हमारी 4 सेंटीमीटर निकली। अब जरा ध्यान समझना भैया इसको। देखो प्यारे बच्चों ये वाली भुजा 4 है, ठीक। जब इसकी भुजा 4 है तो ये भी भुजा हमारी 4 होगी, क्योंकि ये 2 घन है तो ये भी 4 होगी, ठीक है। अब ये ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 4 होगी। अब ये इसकी चौड़ाई कितनी होगी?
4 होगी। ठीक है, अब प्यारे बच्चों जब दो घन को मिलाया गया तो ये 4 ये 4 ये, तो पूरी लंबाई कितनी हो गई? 8 हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से, यानी कि एल बराबर लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है ये वाली, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो एच बराबर लिख लो 4 सेंटीमीटर, और जो इसकी चौड़ाई है ये हमारी बी, तो बी बराबर हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। जब इन दोनों घनों को आपस में मिलाया गया तो एक घनाभ बन गया। तो ये क्या बना? घनाभ बना। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए हमें, तो यहाँ पे लिखें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होता है 2LB BH और HL। तो प्यारे बच्चों ये सूत्र होता है, इसमें मान लगा देंगे, हल कर देंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे 2, L का मान कितना है 8 और B का मान 4, प्लस फिर B का मान 4 और गुणा 4, फिर H का मान 4 गुणा L का मान 8। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 8 चौक 32 और प्लस 16 और प्लस 32। और जब इसको सबको जोड़ेंगे तो 32 32 64, जब इन सबको जोड़ेंगे तो इन सबका जोड़ आएगा 80। कितना आएगा भैया? 80 आएगा। ठीक, 80। अब 80 दूनी 160, तो 160 वर्ग सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। अब इसके बाद इसका प्रश्न नंबर है हमारा खा खरगोश। देखिए खा खरगोश किस प्रकार का है। खा खरगोश में इसकी क्या करना है बेटा? माध्यिका ज्ञात करनी है। अच्छा, इसमें इसका अथवा भी है। ठीक है, अथवा तो कर ही लेगा, माध्यिका बहुत निकाल चुके हैं। ठीक, इसको अपने आप करिए। इसका खा खरगोश देखिए अब आप। तो यहाँ पे खा खरगोश में जो दे रखा है समीकरण x² - 7x + 12 बराबर 0 के मूल व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करिए। तो भैया कैसे करते हैं देखना। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे पहले का खा, नंबर जरूर लिखना भैया, नंबर डालने में गलती मत कर देना आप, ना भूल जाना। तो यहाँ पे लिखा हुआ x² - 7x + 12, ठीक, बराबर 0। तो बेटा हम इसके मूल अल्फा तथा बीटा हैं। ठीक, हमने इसके मूल मान लिए अल्फा तथा बीटा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम a का मान निकालेंगे तो a बराबर 1 निकलेगा, और b बराबर -7 निकलेगा, और c बराबर 12 निकलेगा। तो मूलों का योगफल, ये हमारे पास मूल है, तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये सूत्र लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b का मान कितना है? -7/1। तो हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों ये अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 निकल के आएगा। ठीक है, तो नई लाइन से यहाँ पर अब मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा हमारा c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, c का मान कितना 12 है और a का मान 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 12। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न यहाँ पर ये कह रहा है इसके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। तो मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, ठीक है, व्युत्क्रम का अर्थ इसका उल्टा, यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका मान पूछा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे अल्फा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो बीटा। अरे भैया इसका इसमें और बटा अल्फा बीटा। ठीक, अब अल्फा का मान कितना, यानी इनका योगफल कितना है? योगफल 7 है, तो यहाँ पे 7 रखेंगे, और गुणनफल कितना 12, तो 12 रखेंगे। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप। अब प्रश्न नंबर है इसका गा गमला। चलिए भैया गा गमला देखिए यहाँ पर। तो गा गमला पहले प्रश्न आपको दिखा दें। देखो, दो संख्याओं का योगफल 85 है, यानी दो संख्याओं का योगफल 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते हैं देखना। तो सबसे पहले लिखेंगे माना बड़ी संख्या बराबर x, इसके बाद छोटी संख्या
छोटी संख्या बराबर बाई। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न कह रहा है यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल 85 है, तो बेटा x प्लस वाई बराबर 85, ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 1। फिर आगे प्रश्न कह रहा है बड़ी संख्या यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। यहीं पे थोड़ा ध्यान समझ लो इसको। यानी बड़ी संख्या, देखो बड़ी संख्या ठीक बराबर, यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, इस प्रकार ये, यानी कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। अब ये हमारा एक काम करिए, इसको समीकरण नंबर 2 कर लीजिए आप, ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब देखो ये x का मान यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से कर दो, तो x का मान 4 प्लस, अरे भैया x बराबर 4 प्लस 5 है, तो यहाँ पे लगा दीजिए। तो यहाँ पे लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अरे भैया ये पूरा x का मान है, तो x का मान यहाँ पे लगा दीजिए। तो 4 प्लस 5 और प्लस का बाई और बराबर 85 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब 5 को उधर भेजेंगे तो ये 5 और बराबर हो जाएगा 85 माइनस 5, तो ये 5 बराबर हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा 80, तो 5 एकन 5 और 5 एकन 5, 5 छक्का 30, तो बाई बराबर 16 निकल के आएगा हमारा। अब ये समीकरण नंबर 2 में लगा दीजिए, तो यहाँ पे लिखो 2 में रखने पर, तो बाई की जगह पर 16 लगा दो, तो x बराबर हो जाएगा 4 गुणा 16 प्लस का 5, तो 16 चौकू 64, 16 चौकू 64 और प्लस 5, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 69। यही आपके आंसर आ गए, ठीक है। तो x का एक संख्या निकली 69 और एक संख्या निकली हमारी 64, ठीक है। एक बार आंसर को मैच कर लें, थोड़ा आगे तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। 69 और 16, ठीक सही है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर आपका है यहाँ पर घा घड़ी। पहले एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। प्रश्न नंबर घा घड़ी है, वो कैसे करते हैं इसका देखना भैया। पहले का घा घड़ी, ठीक। नंबर आपको बोर्ड की परीक्षा में इस प्रकार लिखना है, ये नहीं घा लिख के चलिए और नंबर 1 घा यानी पहले का घा, इससे ये पता चलता है। और घा घड़ी लिखोगे, अरे तो भैया घा घड़ी किसका है ये भी तो बताइए आप। तो पहले का घा है तो पहले का घा लिख के आएंगे। चलिए यहाँ पे k का मान ज्ञात कीजिए, यानी k का मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण इतने इतने का अद्वितीय हल है। चलिए तो यहाँ पे 2x प्लस ky और बराबर 1 है। फिर दूसरा है हमारा यहाँ पर 3x माइनस 5y बराबर 7। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल में होता है भैया a1 बटा a2 अब नॉट इक्वल b1 बटा b2। आपको अद्वितीय हल में ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक। चलिए हल करते हैं। तो देखो 2/3 लिखा जाएगा यहाँ पर, 2/3 बराबर k बटा माइनस 5 और बराबर 1/7। अरे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, हमें यही 2 चाहिए। गुणा कर दो, इसका गुणा इसमें, तो आपका और नॉट इक्वल लगा देना, ठीक है। यहाँ पर तो ये 3k हो जाएगा और माइनस का 10 माफी चाहता हूँ भैया। तो ये 3k इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब 3 का नॉट इक्वल काट देना, ठीक है, ऐसे बराबर करके ऐसे काट देना है। तो k बराबर हो जाएगा माइनस का 10/3। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका आंसर भी मैच कर लें, आया है नहीं आया है, ठीक सही है, ठीक सही है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा है घा घड़ी के बाद है यहाँ खाली। चलिए भैया इसके दूसरे पेज पे पहुंच रहे हैं हम यहाँ से। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 चम्मच है, सॉरी यहाँ खाली है, 5वां नंबर है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसे कैसे करते हैं देखना भैया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा 5वां है, तो बेटा r बराबर लिखा हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और इसके बाद h बराबर लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र होता है l बराबर √h² प्लस r²। अब इसमें मान लगाएंगे, तो √h का मान 12 का वर्ग प्लस r का मान है 3.5 का वर्ग, इतना। तो ये 12 बार में 144 हो जाएगा हमारा।
प्लस इसका वर्ग करेंगे तो 5 25 4 तो 12। जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ हो जाएगा 4 2 6 5 और ये 1.25 इतना। अब ये हमारा प्यारे बच्चों 125 का वर्ग होता है, ये हमारा होता है 125 का, तो 125 दशमलव इतना, ये हमारा एल का मान निकल के आ गया और सेंटीमीटर और लगा देना आपको। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए आप। अब इसके बाद प्रश्न पूरा देख लें आप। अब इसके बाद इसका चा चम्मच कैसे करते हैं वो देखिए आप। तो यहाँ पे पहले का चा भैया बोर्ड की परीक्षा में इस प्रकार नंबर डाल के आएंगे, पहले का चा, ठीक है, दूसरे का चा, इस प्रकार नंबर लिख के आएंगे। चलो, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। चलो इसको थोड़ा समझो, एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, इतने में ही काम हो जाएगा, उसको यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा पेज भी बच जाएगा ये हमारा। ठीक, ये रहा हमारा वृत्त, ठीक, ये है बेटा हमारा व्यास, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है उसे व्यास कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। तो प्रश्न कह रहा ए के निर्देशांक ज्ञात करिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बी के निर्देशांक है, यहाँ पे लिख लो 2, -3। ठीक, और बी के निर्देशांक है, यार गलत कर दिया हमने, ये निर्देशांक केंद्र के थे, तो यहाँ पे केंद्र के निर्देशांक है 2, -3 और बी के निर्देशांक है 1, 4। ये तो हमें ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो यहाँ पे लिख लो भैया x, y। चलिए कैसे करते हैं देखना इसको। तो यहाँ पर जो बिंदु ये हमारा बी है, वो यानी ए बी का मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक है, ये ए बी का मध्य बिंदु ये ओ के निर्देशांक है, तो हमें ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर ए बी का मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक। ठीक है, तो नई लाइन से लिखेंगे ओ के निर्देशांक बराबर ओ के निर्देशांक बराबर, तो बेटा मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। मध्य बिंदु के ये निर्देशांक होते हैं हमारे पास। ठीक, अब ओ के निर्देशांक कितने भैया, ओ के निर्देशांक है 2, -3 यहाँ लगा दिया हमने। ठीक है, अब x1 का मान, अब देखो बिंदु कौन कौन से लिए जाएंगे, अरे भैया ये दोनों बिंदु देखिए आप, ये वाले, तो x1 का मान x है और x2 का मान 1/2, y1 का मान y2 का मान 4/2, इसका पोस्ट लगा दीजिए। अब यहाँ पे भुज बराबर भुज करेंगे, यानी इन दोनों को बराबर करेंगे हम, पहले इन दोनों को बराबर करेंगे, तो ये 2 बराबर हो जाएगा x + 1/2। अब इसके नीचे 1 कर लीजिए, तो इसका इसमें, तो x + 1 बराबर 2 दूनी 4, 1 को उधर भेजिए, तो x बराबर 4 - 1, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 3। अब इसके बाद अब इन दोनों को कोट बराबर कोट करिए, तो -3 बराबर y + 4/2, इसके नीचे करो, तो y + 4 बराबर -6। अब 4 को उधर भेज दो, तो प्यारे बच्चों हो जाएगा ये y बराबर -6 -4, तो y बराबर हो जाएगा -10। ठीक है, हमें ए के निर्देशांक ज्ञात करने, किसके निर्देशांक ज्ञात करने भैया, ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए के निर्देशांक x, y। तो x का मान 3 निकला, y का मान -10 निकला, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए प्रश्न को एक बार पूरा देख लें आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा दूसरा। ठीक, चलो दूसरा प्रश्न कैसे करते हैं देखना। तो दूसरे का है, यहाँ पे लिख रहा है, यानी कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 2 + √3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। जब प्यारे बच्चों एक परमेय संख्या है, अब आपको पता ही परमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 + √3 बराबर p/q। फिर आगे लिखेंगे जहां p तथा q सह अभाज्य
पूर्णांक है, ठीक है। फिर क्यू नॉट इक्वल 0 ये लिख देना आपको। अब यहाँ से क्या करेंगे देखना, अब ये 2 जाएगा इधर तो √3 बराबर हो जाएगा P/Q -2 इतना। अब यहाँ पे जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कर लेंगे तो √3 बराबर हो जाएगा P - 2Q/Q। अरे भैया इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, बस प्यारे बच्चों यहीं पे प्रश्न खत्म हो जाता है, ठीक। अब इससे आगे क्या लिखेंगे वो देखिए थोड़ा, तो यहाँ पे इससे आगे लिखेंगे भैया, तो यहाँ पे नई लाइन से लिखना है हमें, तो P - 2Q/Q एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, ठीक है। यानी ये P - 2Q/Q एक परमेय संख्या है, अतः √3 भी एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √3 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। इसलिए अब प्रश्न लिखेंगे यहाँ पर, ये 3 प्लस यानी 2 प्लस √3 एक अपरमेय संख्या है। ये हमारा हल हो गया, ठीक है। तो जल्दी से भैया नोट कर लीजिए प्रश्न को आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा इसका है खा खरगोश, ठीक है। खा खरगोश क्यों आया, हाँ दूसरे का खा खरगोश है, ठीक। चलो प्रश्न तो आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए यहाँ से, तो दूसरे का खा खरगोश, ये दूसरे खा खरगोश क्या कह रहा है, यहाँ पे लिख रहा है cos थीटा बराबर है 4/5। तो हमें प्यारे बच्चों इसका मान निकालना है sin थीटा और cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए कैसे निकालते हैं, पहले तो यहाँ पे क्या करें, cos क्या होता है आपका, आधार बटा कर्ण होता है। तो प्यारे बच्चों आधार बटा कर्ण, ठीक है। अब यहाँ पे आधार हो जाएगा 4 और कर्ण हो जाएगा 5, इसमें लंब निकालना, तो लंब पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है भैया कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये तो मान लगा दीजिए इसमें। तो कर्ण 5 का वर्ग है बराबर आधार हमारा 4 का वर्ग और लंब हमें पता नहीं, तो ये जाएगा 25 - 16 बराबर लंब का वर्ग, तो यहाँ पे 9 बचेगा, तो लंब बराबर 3 निकल के आएगा हमारा, ठीक है। अब प्रश्न में आप ये देखिए इसमें क्या क्या पूछा उसके मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखो साइन है, कॉस का तो मान पता और टैन है, तो सबसे पहले साइन थीटा का मान निकालेंगे। साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 3 है और कर्ण 5 है, तो साइन थीटा बराबर 3/5 आ गया। अब कॉट निकालेंगे यहीं से हम, तो लिखेंगे टैन है प्यारे बच्चों, टैन थीटा बराबर ये लंब बटा आधार होता है, तो लंब हमारा 3 है और आधार कितना 4 है, तो यहाँ पे 4 लगा देंगे। तो ये हमने सब मान निकाल लिए, ये वाले सभी मान यहाँ पे रख देना है। तो देखो साइन है, साइन का मान 3/5 है, तो यहाँ पे लिख देना हमें 3/5 और गुणा कॉस का मान कितना है, तो प्यारे बच्चों कॉस का मान 4/5 है, तो यहाँ पे 4/5 लिख देना प्लस, और टैन का मान कितना है 3/4 है, तो यहाँ पे 3/4 और इसका होल वर्ग कर देना है। अब इसको कर देना भैया हल, तो आपका 3 चौक 12 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 9/16 हो जाएगा। अब इसका लासा लेंगे, तो जब इसका लासा लेंगे तो इनका लासा आएगा 400 आएगा, इसका लासा कितना आएगा 400, 25 × 200 400 ही आएगा, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 16 दूनी 32 हासिल 3, 16 × 16 16 3 19, ठीक है, प्लस 25 × 8 200 25 × 9 225,
अरे भैया इसका गुणा इसमें करो, इसका इसमें करो, नीचे का नीचे कर दो, बात खत्म। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दे दिए, 5 5 2 7, 9 2 11, 3 2 3 और 1 4 और बटा 400। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसका आंसर भी मैच कर ले। हाँ ठीक है, इसका आंसर हमारा सही आ गया। अब प्रश्न नंबर घाघड़ी है। ये भी घाघड़ी बहुत बढ़िया प्रश्न है भैया, इसको कैसे करते हैं देखना। तो प्यारे बच्चों, तो टेबल बनाकर तैयार कर ली हमने। तो अब मध्यमान कैसे निकालते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, आधा करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का आधा 5। अब आप यहाँ पर ये देखिए कितने कितने का अंतर है, हर जगह 10 10 का अंतर है। तो मध्यमान में 10 10 जोड़िए, तो 5 में 10 जोड़ो 15, और 15 में 10 जोड़ो 25, और 25 में 10 जोड़ो 35, और 35 में 10 जोड़ो 45। ठीक, इस प्रकार। अब यहाँ पे क्या करना है, ये x इंटू एफ लिखा हुआ है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे। हम इन दोनों का करेंगे गुणा। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 56 30 हो जाएगा। ठीक है, और इसका इसमें करें तो 15 एफ हो जाएगा। अब 25 छक्का 150, 150 हो जाएगा। अब ये 350 हो जाएगा हमारा। अब इसे जोड़ेंगे तो 9 पन्ना 45, 5 चौक 9 पन्ना सॉरी 25 की 5 हासिल 2, और 5 चौक 20 2 22 इतना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे। ठीक है, जब बेटा इसको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ निकल के आएगा 27। देखो संख्याएं जोड़ना, 6 6 12 12 और ये 5 17 17 10 27। ठीक, 27 और ये एफ प्लस एफ ऐसे जोड़ देना। ठीक है आपको। इसी प्रकार यहाँ पे इसको नहीं जोड़ना भैया, इसको नहीं जोड़ना है आपको। ठीक है, संख्याएं जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ आएगा 755 755 और प्लस ये 15 एफ, इस प्रकार। और ये सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटा, इसको सीधे जरूर लेना आपको। अब यहाँ पे सूत्र लगाएंगे समांतर माध्य बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है हमारा सिग्मा एफ एक्स और बटा सिग्मा एफ। और समांतर माध्य इसमें दे रखा है 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 बराबर इसका मान है 755 और प्लस 15 एफ। ठीक, और बटा, और यहाँ पे लिखेंगे 27 प्लस एफ। अब इसका गुणा कराइए भैया। तो देखो जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे कर लो भैया 1, इस प्रकार। तो पहले इसका गुणा इसमें करो, तो देखो 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175 की 5 हासिल लगी हमारी 17। ठीक है, अब 25 दूनी 50, 50 में 17 जोड़ दीजिए अब तो हो जाएगा 67। तो यहाँ पे लिखेंगे 67। ठीक है, अब 25 का एफ में करेंगे तो 25 एफ हो जाएगा हमारा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 755 और प्लस 15 एफ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 15 एफ को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा 25 एफ माइनस का 15 एफ बराबर 755। अब इसको दिल ले जाओ तो ये बचेगा माइनस का 675। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 10 एफ। कितना बचेगा, 10 एफ, और इसे घटाएंगे तो प्यारे बच्चों ये 0 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब 15 में से 7 जाएगा तो बचेगा 8, तो ये 0 से 0 कट जाएगा तो यह बराबर 8 निकल के आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न को पूरा देख लें आप, इसके बाद थोड़ा अगला प्रश्न देखिए आप। और भैया वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट में जरूर बता दिए वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट देखिए बराबर करते रहिए बेटा, कमेंट हम प्रत्येक बच्चे कमेंट पढ़ते हैं। चलिए भैया दूसरे का 5वां नंबर, 5वां क्यों यार, हाँ 4था नंबर है। ठीक है, या खाली, इसे कैसे करते देखना। पांचवा है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर के, यानी एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस, ठीक बेलन है, ठीक आधार और शिखर के दोनों अर्ध गोलाकार है। ठीक है, बेलनाकार भाग का व्यास इतना है, ऊंचाई इतनी है, तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते देखना है, इसको थोड़ा जूम करके प्रश्न को पूरा दिखा दें हम आपको। ठीक, प्रश्न आप ये वाला 5वां नंबर है यहाँ खाली। अब इसे कैसे हल करते देखना भैया। तो पहले तो इसका बेटा चित्र देख लीजिए आप। ये हमारा बेलनाकार भाग है। ठीक है, ये, और इसके दोनों सिरों पे अर्धगोला जुड़ा हुआ है इस प्रकार ये। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, बेलन, यानी यहाँ पे दो चीजें हैं, एक अर्धगोला और एक बेलन है। तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से
बेलन तथा अर्धगोले बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। ठीक है, बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है, तो व्यास इसका 14, त्रिज्या कितनी होगी 7 होगी, तो सब बच्चों को पता है। ठीक है, यानी व्यास बराबर है भैया हमारा 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, अब आपको पता है व्यास को 2r लिखा जाता है, तो 2r बराबर 14 सेंटीमीटर। देखिए आपको ये ड्रामाबाजी करने की जरूरत नहीं है, सीधे व्यास 14 तो r बराबर 7 लिख दो डायरेक्ट, 2 एकम 2 2 सत्ते 14, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया। सॉरी प्यारे बच्चों, माफी चाहता हूँ, आंसर नहीं, त्रिज्या निकल के आ गई। अब इसके बाद इसकी कुल ऊंचाई यानी यहां से जो ऊंचाई को ही लंबाई कहते हैं, इसकी जो कुल ऊंचाई है वो हमारी 30 सेंटीमीटर है। यानी कि भैया देखो यहां से लेके यहां तक, यानी यहां से लेके यहां तक हमारी 30 सेंटीमीटर है ये। अब प्यारे बच्चों त्रिज्या कितनी निकली, 7 निकली है, तो देखो यहां से लेके यहां तक ये 7 है। ठीक, और ये 7 है, फिर यहां से लेके यहां तक ये 7 है, और ये वाली 7 है। देखो प्यारे बच्चों 7 ये है और 7 ये है। अब ध्यान समझना, 7 ये और 7 ये 14, तो इस 30 में से 14 घट जाएगी तो बेलन की ऊंचाई बच जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई बराबर यहाँ पे लिखेंगे 30 माइनस 14, तो हो जाएगा कितना, 30 में से 14, अरे तेरी घटाई देते, तो यहाँ बचेगा हमारा 16 ठीक सेंटीमीटर। तो ये हमारी बेलन की ऊंचाई बच गई है। अब यहाँ पे लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले बेलन का बग पृष्ठ यानी 2 पाई RH प्लस। अब प्यारे बच्चों आप एक बात बताओ, देखो आधा गोला ये और आधा गोला ये, तो पूरा गोला हो जाएगा ना, तो गोले का बग पृष्ठ क्या होता है 4 पाई R²। ठीक है, अरे भैया ये बेलन का बग पृष्ठ 2 पाई RH, ये गोले का बग पृष्ठ 4 पाई R²। ठीक है, अब आधा ये यानी आधा ये पूरा ही तो हो जाएगा, तो पूरे का सूत्र लगा दिया। अब यहाँ से कॉमन मिलेगा हमें पाई यानी 2 पाई R कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पे H प्लस 2R बचा हुआ है। मान लगा दीजिए यहाँ पर 2 गुणा 22/7 और R का मान 7 है, और H का मान कितना 14, H का मान 16 है, तो 16 और प्लस 2 गुणा 7, तो 7 निकाल दीजिए, तो 22 दूनी 44, तो ये हो गया, तो 16 प्लस 14 ये हो गया। तो जब इसे जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा हमारा, 14 ये बेटा कितना हो जाएगा 14 30 हो जाएगा, यहाँ पे 30 और 14 3 42, 14 3 42 और 1 0, तो हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, चलिए भैया प्रश्न को पूरा देख लें, इसके बाद अगला देखिए प्रश्न आप कैसे करेंगे इसको। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बता रहा हूँ बेटा। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करें। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा खा खरगोश। यार खा खरगोश क्या है लफड़ा, हाँ यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, प्रश्न नंबर चलेगा यदि आप क्लास 10th मैथ अग्रवाल अनसोल्ड पेपर सभी देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमारे वीडियो पे जाना पड़ेगा। वीडियो पे जाने के बाद वीडियो को लाइक कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर इसके बाद यहाँ पे मोर लिखा हुआ, मोर पे क्लिक करना। जैसे मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, तो यहाँ पे क्लिक करना। तो क्लिक करने के बाद ये हमारे सभी वीडियो निकल के आ जाएंगे। ठीक है, जो भी आप देखना चाहें देख सकते हैं यहाँ से। तो प्रश्न नंबर दूसरे का चा थोड़ी यहाँ पे मिस प्रिंट हो गई। ठीक है, यहाँ पे चा दूसरे का चा चम्मच होगा, तो इसका ये चित्र रहा। ठीक, इसमें ये दोनों त्रिभुज समरूप हमारे, यानी ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समरूप है। तो इसमें ज्ञात करना CA और AQ का मान ज्ञात करना। तो कैसे करते हैं देखना भैया। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ने चित्र बना लिया, तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं आप। यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे देखना, यहाँ पे लिखो त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज है हमारा APQ, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें दे रखा है BC बराबर 8 सेंटीमीटर और इसके बाद है PQ बराबर है हमारा 4 सेंटीमीटर और उसके बाद BA बराबर है हमारा 6.5 सेंटीमीटर और AP बराबर है
AP बराबर है 2.8 सेंटीमीटर इतना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखना भैया। तो प्यारे बच्चों ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं समानुपात में लगाई जाती हैं। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं समानुपात में लगाई जाती हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे BA, ठीक है, ध्यान समझना भैया, BA। एक काम करो उसको बाद में लिखो, पहले इसको लिख लो BC। हाँ चलो पहले इसके लिख लो, देखो BA क्या लिखेंगे, BA और बटा ये वाली भुजा AQ बराबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये वाली भुजा लिखेंगे CA। पहले इस त्रिभुज की भुजा लिखेंगे फिर इसकी लिखेंगे। तो पहले ये वाली भुजा लिखी है मैंने, ठीक, फिर इसकी त्रिभुज की भुजा लिखी, फिर इसके बाद ये वाली भुजा लिखेंगे AC बटा अब ये वाली भुजा लिखेंगे AP बराबर अब इस त्रिभुज की भुजा लिखेंगे BC, ठीक है, और इस त्रिभुज की भुजा PQ। ये हमारी संगत भुजाएं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं हमारे समानुपात में होती हैं। ये तो बात आपको भैया पता होना चाहिए। अब प्यारे बच्चों इनके मान लगाइए। तो BA का मान है 6.5। अब AQ का मान पता नहीं तो उसको ऐसे छोड़ दीजिए। अब AC का मान पता नहीं, ठीक, अच्छी बात है। और AP का मान कितना है 2.8 है, तो यहाँ पे 2.8 लिखेंगे। अब BC का मान कितना है, अरे भैया BC का मान 8 है तो यहाँ पे 8 लगा दो। और PQ का मान कितना 4 तो यहाँ पे 4 लगा दो। जो कट जाए उसे काट दो। तो 4 एकन 4 और 4 दूनी 8। अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को बराबर करेंगे, ठीक, इन दोनों को बराबर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम AC बटा 2.8 बराबर 2/1। तो कैसे गुणा कर दो, इसका इसमें और इसका इसमें। तो हमारा हो जाएगा AC बराबर 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 और दशमलव से पीछे एक अंक है तो 5.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी AC की माप निकल के आ गई है 5.6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने पहले ये 2/1 है जो कट पिट के बाद रह गया, 2/1 लिखा जाएगा। अब इन दोनों को बराबर कर दीजिए आप, इन दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा से फिर लिखेंगे 6.5 बटा AQ और बराबर 2/1 इस प्रकार। तो इसका गुणा करेंगे तो 2AQ बराबर हो जाएगा 6.5, 2 का लग जाएगा भाग, तो AQ बराबर हो जाएगा 6.5 बटा 2। तो AQ बराबर 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, इतना सेंटीमीटर निकल के आएगा हमारा भैया, ठीक। तो प्यारे बच्चों यही हमारे दो आंसर आ गए, ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके एक बार प्रश्न को पूरा देखें आप। इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा इसका अथवा यानी चा का अथवा कैसे करते हैं देखना। अथवा में 2 प्रश्न दिए हुए हैं, दोनों आपको हल करके दिखा रहे हैं हम आपको। यानी चा का अथवा है दो संख्याओं, यानी दो अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त दी गई संख्या में 27 अधिक हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करिए, ठीक। तो इसे कैसे करेंगे देखना। तो जब भी संख्या पर आधारित प्रश्न होगा, ठीक है, तो आपको संख्या लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले लिखेंगे माना, नंबर है चौथे का अथवा, तो यहाँ पे लिखेंगे माना इकाई का अंक 22 तथा दहाई का अंक x है, ठीक है। तो नई लाइन से संख्या बराबर 10x + y, ये आपका सूत्र होता है, मान चलो संख्या बराबर होता है 10x + y। अब इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो आपको करना x + y बराबर 9। ये समीकरण नंबर हो जाएगा हमारा पहला। अब फिर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए। तो हमारी संख्या ये, तो इसके अंकों को आपस में बदल दिया जाए, तो यहाँ पे 10y + x हो जाता है, ठीक है। अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो 10x + y, ठीक है। अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। जैसे ही प्यारे बच्चों इसके अंकों को पलटा गया, इसके अंकों को पलटा गया तो ये संख्या 27 अधिक हो गई है, ठीक। और बराबर पहले ये संख्या लिख लें 10x + y। प्यारे बच्चों यानी इस संख्या के अंकों को पलटा गया
तो ये वाली संख्या इससे 27 अधिक हो गई, यानी ये वाली संख्या 27 अधिक हो गई, किससे, इससे। तो ये 27 अधिक है और ये 27 कम है, तो ये दोनों बराबर कब होंगे भैया, ये वाली 27 अधिक है, तो एक काम करो, इसमें 27 या तो घटाओ या पर 27 इसमें जोड़ दो, तो 27 इसमें जोड़ दो तो ये दोनों बराबर हो गई हैं। अब इसको हल कर दीजिए आप भैया। जैसे ही अंकों को पलटा गया तो ये वाली संख्या इससे 27 अधिक हो गई है, तो ये वाली संख्या 27 अधिक है, या तो इसमें 27 घटाइए या फिर इसमें 27 जोड़िए। तो हमने इसमें 27 जोड़ दिया तो दोनों संख्या बराबर हो गई हैं। अब x यहाँ पे यानी कि पहले बाई, चलो x बारे दलाओ तो आपका हो जाएगा 10x, ये माइनस का हो जाएगा ना, जब इसको दलाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस x और प्लस का 10 बाई, अब इसको दलाएंगे तो माइनस का हो जाएगा बाई बराबर 27, इस प्रकार। अरे भैया इन दोनों को दलाए तो चिन्ह बदल गए, तो यहाँ माइनस का 9x, यहाँ पे प्लस का 9 बाई बराबर 27। अब प्यारे बच्चों यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो जब 9 कॉमन लेंगे तो माइनस x प्लस बाई और बराबर 27, 9 एक 9 और 9 3 27, तो माइनस x प्लस बाई बराबर 3, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो एक हमारा ये रहा, तो x प्लस बाई बराबर 9। अरे भैया एक ये वाला समीकरण है और दूसरा हमारा ये बना, तो माइनस x प्लस बाई बराबर 3। तो प्यारे बच्चों यहाँ से ये दोनों आपको ऐसे काट देने हैं, तो बाई बाई 2 हो जाएगा बराबर 12, ठीक, 2 एक 2 और 2 छंग 12, तो बाई बराबर निकला 6। समीकरण 1 में रखने पर बाई का मान 6 निकल के आया। जब बाई का मान 6 निकल के आया तो प्यारे बच्चों आराम से धीरे से बाई का मान 6 यहाँ लगा दो, यहाँ पर 6 लगा दीजिए, तो आपका हो जाएगा x प्लस 6 बराबर 9। अब 6 को उधर भेज दो, तो x बराबर 9 माइनस 6, तो x बराबर 3, तो x का मान 6 निकला, सॉरी बाई का मान 6 निकला और x का मान 3 निकला। तो ये वाले मान समीकरण नंबर यानी संख्या में यहाँ पे रख दीजिए, ठीक, संख्या में। तो नई लाइन से संख्या बराबर है जो हमारी 10x प्लस बाई है। अब इसमें x बाई के मान लगा दो, तो 10 गुणा 3 और प्लस 6, तो प्यारे बच्चों 30 प्लस 6, तो आंसर आ जाएगा भैया 36, ठीक है, जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर इसका चौथे का अथवा वो भी हल करा देंगे, ठीक है, हम आपके लिए एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, बस हमारे साथ जुड़े रहिए आप। चलिए भैया पूरा प्रश्न देख लें आप एक बार। और भैया जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बस एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख देना कि वीडियो आपको कैसा लगा है। कमेंट में बता देना भैया कुछ ना कुछ, और कमेंट आप बराबर करते रहिए भैया, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है, ठीक है। अब इसके बाद चा के बाद इसका एक और अथवा है वो भी देख लीजिए आप, ठीक, ये तो खत्म हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, चलो अच्छी बात है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश है, ठीक। चिड़िया क्षैतिज रेखा में इस प्रकार उड़ती है कि उसी पृथ्वी तल की समान ऊंचाई, चलो इधर आ जाए हम, ऊंचाई रहती है। तो 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। तो चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते हैं देखना भैया इसको हम। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर चौथे का अथवा लिख लें हम, सॉरी दूसरे का चा और इसका फिर इसका अथवा है भैया। चलिए तो एक बार प्रश्न को दोबारा फिर पढ़ रहे हैं। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा पेड़ है, तो यहाँ पे एक चिड़िया बैठी है यहाँ पे, ठीक है, 80 मीटर, और ये यहाँ से, ठीक, ये हमारी भूमि हो जाएगी, ये क्षैतिज रेखा हो जाएगी। तो एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है पृथ्वी तल से, यानी ये पृथ्वी तल है हमारी, पृथ्वी तल के किसी बिंदु से, मान लो यहाँ से किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश है। कितना, यानी इसका जो कोण है प्यारे बच्चों ये हमारा 45 अंश है, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार, ठीक है। चिड़िया क्षैतिज रेखा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है, ठीक है। तो 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 अंश
30 अंश हो जाता है। अब प्यारे बच्चों देखो चिड़िया यहाँ पर बैठी है, अब चिड़िया यहाँ से उड़ती है तो 2 सेकंड बाद इसका जो कोण होता है 45 से 30 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, चिड़िया इधर जाएगी या इधर जाएगी, अब आपको ये बताना है। ठीक, तो प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जब कोण बढ़ेगा तो चिड़िया इधर जाएगी, और जब कोण घट रहा है तो चिड़िया इधर की तरफ उड़ेगी, तो चिड़िया हमारी इधर की तरफ जाएगी। ठीक, तो यहाँ से बेटा उड़ के यहाँ पहुँच गई। ठीक, इस प्रकार ये यहाँ पर पहुँच गई हमारी। ठीक है, तो इस दूरी को ऐसे थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे हम, इसकी समान ऊंचाई रहती है। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये, अब ये हमारा कोण जो हो गया है वो 45 से 30 हो गया है इतना। तो अब यहाँ पे प्रश्न कह रहा है तो चिड़िया यानी कि चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले चिड़िया हमारी यहाँ पर थी तो यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तो सबसे पहले हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी भैया। ये वाली दूरी, तो मान लो ये वाली दूरी x है और ये वाली दूरी हमारी y है। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी y है, और ये दूरी हमारी कितनी है, ये दूरी हमारी 80 है, और 80 ये है तो ये भी 80 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम लिख लो A B C D और E, इस प्रकार। तो सबसे पहले हमें इसकी दूरी ज्ञात करनी है कि ये वाली हमारी दूरी कितनी है। अब आपको ये रेखा नहीं मिलानी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखो माना BE एक पेड़ है हमारा। ठीक, तो समकोण त्रिभुज लिखेंगे यहां पर हम, समकोण त्रिभुज ए बी ई में, तो बेटा ये वाला कोण हमारा 45 अंश है, तो tan 45 तो ये हो जाएगा 80/22, और tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 बराबर 80/22, तो y बराबर हो जाएगा 80 मीटर, यानी ये वाली जो दूरी है वो हमारी 80 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना, हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30, तो ये हो जाएगा हमारा, ये पूरी देखो, अरे भैया ये हमारी 80 है तो ये भी 80, समान ऊंचाई पे उड़ रही है ना, प्रश्न कह रहा है कि समान ऊंचाई पे चिड़िया उड़ रही है, तो ये 80 है तो ये भी 80 है, तो यहाँ पे और tan 30 ये वाला कोण लिया है, तो हमारा हो जाएगा ये 80/y + x। तो यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा जूम हटा दें जिससे प्रश्न दिखाई दे आपको, तो यहाँ पे लिखेंगे 80/y + x। अब tan 30 का मान 1/√3, 80, और y का मान देखो, y का मान 80 निकाल चुके यहाँ पे, तो 80 + x। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे कैसे गुणा करना है, इसका इसमें करना और इसका इसमें करना है, तो ये हो जाएगा 80 + x बराबर 80√3, 80 को उधर भेज दी तो x बराबर हो जाएगा 80√3 - 80। अब यहाँ से 80 कॉमन ले लेंगे, जब 80 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा √3 - 1, इस प्रकार ये। अब इसमें √3 का मान लगाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 80, √3 का मान दे रखा है 1.732 और -1, तो यहाँ पर x बराबर 80, तो जब घटाएंगे तो 0.732 बचेगा था, इसका गुणा करा दीजिए। अब तो x बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा भैया ये 8 दूनी, बोलिए ना 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 3 24 और 25 हासिल 2, 8 7 56, 56 और 2 58, और 10 वाले से पीछे 3 अंक है, तो इतना। ठीक, ये हो जाएगा हमारा मीटर। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे जो हमारी दूरी निकली है, ये वाली दूरी निकल के आई है हमारी 5.856 मीटर इतनी। ठीक है, अब चिड़िया यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक पहुंची तो कितना समय लगा, 2 सेकंड लगा। अरे भैया यहाँ से यहाँ पहुंची कितना समय लगा, 2 सेकंड लगा है। ठीक, कितना समय लगा, 2 सेकंड लगा है। अब इसके बाद 2 सेकंड में कितनी दूरी तय कर दी, इतनी कर दी है। तो अब यहाँ से इसके आगे लिखेंगे हम चाल बराबर सूत्र दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। और हमारे पास दूरी कितनी निकल के आई, दूरी है हमारी 5.856 और बटा समय लगा 2, इसका भाग लगा दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4,
और दशमलव यहाँ पे हो जाएगा 18 और 2, अरे भैया 2 दूनी 4, दशमलव 2 नेम 18, ठीक है। बस इतना ही रखिए। कहाँ गया यार ये प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ी गलती कर दी यार हमने। जब इसका हमने 8 का गुणा किया तो 8 ही का तो गुणा किया था। अब ये 0 नहीं रह गया तो 0 यहाँ पे लगाएंगे, और दशमलव से पीछे 3 अंक, तो दशमलव इसका यहाँ पे आएगा यार, ठीक है। यहाँ नहीं होगा, माफी चाहता हूँ भैया, थोड़ी गलती हो गई। दशमलव इसका यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब दशमलव जब यहाँ पे इसका लिखेंगे इस प्रकार, दशमलव यहाँ पे होगा। अब हटाओ यार ये लाइन, तो आपका ही हो जाएगा 58.56, ठीक है। 0 नहीं लिखेंगे, बटा 2। अब इसको हल करिए तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 नेम 18 दशमलव, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, ये इसकी चाल आ गई है। और ये चाल क्या, मीटर प्रति सेकंड है भैया, मीटर प्रति सेकंड, ठीक। ये इसका आंसर आ गया। अब मिला हुआ आंसर कहाँ पर है इसका, हाँ ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा, अब थोड़ा गलती हो गई, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है। चलिए भैया एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। बहुत ही अच्छा प्रश्न लगा भैया हमें तो, ये हमें तो भैया ऐसे ही प्रश्न अच्छे लगते हैं। और प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दिया करें, आप वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट बराबर करते रहिए, आपके कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है, ठीक है। बस आप कमेंट करते रहिए और हम वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए, और इसके बाद जो भी आपको सेट चाहिए, पहले तो प्रश्न नंबर 2022 के सभी सेट हल कराएंगे, और 22 के बाद जो आपको चाहिए कमेंट कर देना, वहीं से स्टार्ट कर देंगे। चलिए भैया, अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 3, इसको कैसे हल करते हैं वो देखिए आप। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई थी, वो हमने आपको बता दी गलती कहाँ पर हो गई, ठीक है। चलिए, अब ये प्रश्न नंबर 3 है हमारा। एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है, और फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभ चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है। यदि यह पूरी यात्रा 3 घंटे में तय करती है तो प्रारंभिक औसत चाल ज्ञात क्या थी, यानी प्रारंभिक औसत चाल क्या थी ये ज्ञात करना। तो इसको कैसे करेंगे देखना। तो सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे, माना क्या चीज, रेलगाड़ी, माना रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान समझना। अब एक यहाँ पे सूत्र होता है हमारा, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। आपको यहाँ पे एक सूत्र ध्यान रखना, ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे देखना। अब प्रश्न कह रहा है एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी, 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है। तो यहाँ पे T1 बराबर 63 बटा x, ठीक। अब इसके बाद T2 बराबर दूसरा समय, पहले 63 किलोमीटर और औसत चाल x है। अब प्रश्न कह रहा है अब ये 72 किलोमीटर जा रही है, अब ये 72 किलोमीटर जा रही है प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक के हिसाब से। पहले चाल हमारी x थी, अब चाल 6 बढ़ गई है, यानी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से बढ़ा दी गई है। तो कुल समय कितना लगा, तो यहाँ पे लिखेंगे T1 प्लस T2 बराबर कुल समय लगा 3 घंटा। अब T1 T2 को मान लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 63 बटा x और प्लस 72 बटा x प्लस 6 और बराबर 3। अरे भैया एक बार प्रश्न को दोबारा समझ लें आप। हमने माना रेलगाड़ी की औसत चाल हमारी कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल है, तो 63 किलोमीटर, यानी कि 63 किलोमीटर x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती है, ठीक। तो T1 हो गया। फिर दूसरा समय 72 किलोमीटर, यानी 72 किलोमीटर पहले से 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पहले वाली चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, तो इसमें x प्लस 6 हो जाएगा। तो यानी कुल जो समय लगा T1 प्लस T2 बराबर, यानी जो दूरी है, कुल दूरी को तय करने में जो समय लगा वो 3 घंटे है। तो T1 प्लस T2 बराबर 3। अब इसमें T1 और T2 के मान लगा देंगे। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 63x, ठीक, प्लस इसका इसमें करेंगे तो 6 अरे भैया बोलिए तो 6 18 की 8 हासिल 1 और 6 36 और 1 37, ठीक है।
यानी इसका गुणा इसमें करेंगे। तो यार गलत कर दिया क्या हमने? हाँ 63 का इसमें करेंगे, ठीक है इतना, और प्लस इसका इसमें करेंगे तो ये 72x हो जाएगा आपका। अब बटा नीचे का नीचे करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और बराबर 3 हो जाएगा इतना। अब इसको थोड़ा जोड़िए घटाइए भैया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे पहले, तो ये 3 2 5 हो जाएगा और 6 7 6 13 135x और प्लस 378 और इसके नीचे कर लो, ठीक इसका इसमें कर दो तो हमारा हो जाएगा ये 3x स्क्वायर और प्लस का 6 18x इस प्रकार। अरे भैया हमने इसको जोड़ा तो इतना आया और इसका इसमें गुणा कर दिया। अब एक काम करो, ये वाले सभी पद इधर ले जाइए आप, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3x स्क्वायर प्लस का 18x, तो ये माइनस का 135x माइनस का 378 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3x स्क्वायर प्लस का 18x। अब इसमें अच्छा हाँ इसमें से घट जाता है ये, अरे यार अब क्या करें, काटना पड़ेगा हमें ये, तो माइनस का बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 135 में से 18 घटाएंगे तो 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, तो यहाँ रह जाएगा 12 और 12 में से 1 जाएगा तो 11 बचेगा। x माइनस 3 7 8 बराबर 0। अब इस सब में 3 का भाग लग जाएगा, तो यहाँ पे लिखो 3 का भाग देने पर, 3 का भाग देने पर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस और 3 त्रिका 9 और 3 नेम 27x हो जाएगा, ठीक है। अरे भैया 3 त्रिका 9 2 बचा हुआ और 3 नेम 27 और माइनस 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 3 छक 18 बराबर 0। तो 126 बचा हुआ, तो 126 के गुणनखंड ऐसे करो कि घटाने पर 39 बचे। चलिए भैया कैसे करते हैं इसका देख लो थोड़ा। तो यहाँ पे लिखेंगे 126 के गुणनखंड काटेंगे हम, तो 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6, फिर 3 से काटेंगे ये 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो कितना 39 करना है ना हमें। 2 छंग 12 2 तियाँ 6 3 दूनी 6 3 एकम 3, अभी 3 से और कट जाएगा ये, और 3 सत्ते 21। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो ये 2 सत्ते 14, बात नहीं बनी है। अब क्या करें इसमें हम, 2 सत्ते 14 और 3 त्रिका 9, तो जोड़ेंगे तो ये नहीं आएगा, भाग सही लगाया 3 त्रिका 9 3 नेम 27 सही है। हाँ ऐसे हो जाएगा, देखो 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 ये ऐसे बनेगा, देखो ये 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42, यानी अरे भैया देखो ये 6 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42 और 42 गुणा 3, अरे भैया ये 2 है 3 है, तो 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42 और 3 बचा हुआ, 42 में 3 घटाएंगे इतना बच जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 42x और प्लस का हो जाएगा 3x, ठीक, और माइनस का 126 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से x कॉमन लेंगे, जब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 42 बचेगा, तो यहाँ पर प्लस का 3 बचे, प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 42 बराबर 0। तो यहाँ पे x माइनस 42 और x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 42 बराबर 0, तो x बराबर 42 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर यहाँ से ये वाला मान लेंगे तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3 और ये वाला आंसर आपका अमान्य हो जाएगा, क्योंकि जो माइनस वाला आंसर होता अमान्य हो जाता, तो ये वाला आपका आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक 42 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए भैया एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। और प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बार फिर समझाएं, देखो जब इसके हमने गुणनखंड किए थे तो भैया 2 3 3 और ये 7 ये है, तो देखो 6 7 2 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42, ठीक है, यानी ये बन गया 6 और 6 सत्ते 42 और 42 गुणा 3 करेंगे, तो 42 गुणा 3 करेंगे तो हमारा 126 होगा, और फिर 42 में 3 घटा देंगे तो हमारा 39 ही बचेगा, ठीक। चलिए प्रश्न को पूरा देखें एक बार आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा तीसरे का अथवा।
तो यहाँ पे तीसरे का अथवा लिखेंगे भैया। फिर से नंबर गलत मत डाल देना, बता रहा हूँ दिक्कत हो जाएगी, मैं नहीं जानता बेटा। 5/x-1 प्लस 4/y-2 बराबर 3, ये समीकरण नंबर हमारा हो गया 1। अब दूसरा समीकरण है 6/x-1 है यहाँ पर 3/y-2 बराबर 1, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना, देखो बुलोपन से हल कर दीजिए। यहाँ पे 3 है तो 3 का गुणा यहाँ लगाओ, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 4 गुणा लगाओ, तो ये हो जाएगा हमारा 3×5 = 15 और x-1 प्लस 3 चौक 12 y-2 और 3 त्रिका 9। अब इसमें 4 गुणा करिए, 4 छंग 24 x-1 माइनस और 4 तियो 12 y-2 और 4 एकन 4। ठीक, अब यहाँ से हमारे ये दोनों जाएंगे कट। ठीक, यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे। अब इसके बाद इसके हर समान है तो 15 15 24 39 हो गए, 39/x-1। ठीक, और बराबर 9 4 13, तो इसके नीचे एक कर लो, 13 एकन 13 13 तिया 39, कैसे गुणा करा दो, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो x-1 और 3 एकन 3। अब 1 उधर भेज दो तो x बराबर हमारा हो जाएगा 4। ठीक, ये वाला मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 4 है ये। अरे प्यारे बच्चों x बराबर 4 है तो समीकरण नंबर 1 में लगा दो, यहाँ पे 4 रख दो। ठीक है, 4 यहाँ पे रख दो। ठीक है, 4 यहाँ पे रखेंगे तो 4 - 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5/4 - 1 और प्लस 4/y-2 बराबर 3। अब यहाँ 5/3 हो जाएगा तो 5/3 और प्लस 4 है 4/y-2 बराबर 3। अब ये 5/3 को उधर ले जाएंगे तो 4/y-2, ठीक, और बराबर 3 - 5/3 हो जाएगा। अब ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा तो y और तेरी की 4/y-2 तो 9 - 5/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना 4 बचेगा, तो 4/y-2 बराबर 4/3, 4 एकन 4 4 एकन 4, कैसे गुणा कर दो यहाँ पर तो हो जाएगा y-2 बराबर 3 और 2 को उधर भेज दीजिए तो y बराबर 3 + 2 तो y बराबर 5। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न को एक बार पूरा देख लें। जय श्री राधे। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा एक ये और एक ये है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते हैं देखना। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो एक समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजा, तो देखो समकोण त्रिभुज कौन कौन सी बनाती हैं, तो प्यारे बच्चों एक ये भुजा होती है और एक ये भुजा होती है। ठीक है, तो ये दोनों भुजाएं हैं हमारी, ये वाली मान लो 5x है और ये वाली है 3x - 1। ठीक, इतना थोड़ा ध्यान देखिए, ये यानी समकोण त्रिभुज बनाने वाली ये दो भुजाएं होती हैं, एक ये होती है और एक ये होती है। तो ये वाली भुजा 5x मान ली और ये वाली भुजा 3x - 1 मान ली हमने। ठीक है, अब इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। तो A, B और ये C, तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 60 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे ये वाली भुजा आधार कहलाती है और ये वाली ऊंचाई कहलाती है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे जगह नहीं बची, अब यहाँ पे लिखना थोड़ा। ठीक है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये सूत्र होता है हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा 60, तो लिखेंगे 60। ठीक, आधार कितना है 5x है और इसकी ऊंचाई है 3x - 1। तो प्यारे बच्चों ये 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा ये 120 बराबर। ठीक, 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 5 × 15x² माइनस का 5x। ठीक, अब 120 इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा ये 15x² माइनस का 5x और माइनस का ये हो जाएगा 20।
इसको तो ले जाएगा तो हाँ 120 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो इसमें 5 का भाग लग रहा है, तो यहाँ पे लिखो 5 का भाग देने पर, 5 का भाग देने पर, चाहो तो देखो आप यहाँ से भी काट सकते थे, इसको काट सकते थे, ठीक, कट जाता है ये। चलिए जब 5 का भाग लगाएंगे इसमें तो ये 3x² हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, माइनस तो आपका ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 बराबर 0। अब देखिए 24 तियाँ 72, 24 तियाँ 72, 72 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पे 1 मिले, तो 9 अट्ठे 72, 9 में से 8 घटाएंगे 1 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² माइनस का 9x और प्लस का 8x माइनस का 24 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हम 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 3 बचेगा, यहाँ से प्लस का 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों x माइनस 3 और इसके बाद है 3x प्लस का 8 बराबर 0। तो यहाँ से x का जो यहाँ से x का मान निकालेंगे वो अमान्य हो जाएगा, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। अब ध्यान समझना भैया इसको, अब हमें इसकी निकालनी भुजाएं। तो देखो ये हमारा आधार है और ये हमारा लंब है। प्यारे बच्चों ये आधार और ये लंब है, तो सबसे पहले लिखेंगे आधार बराबर 5x है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणा 3, तो आपका 15 निकल के आएगा। अब यहाँ भुजाओं की हाँ सेंटीमीटर तो निकल के आएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये वाली भुजा हमारी लंब है, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बराबर 3x माइनस 1, तो यहाँ पे 3 गुणा x का मान 3 है तो -1, तो हमारा हो जाएगा 9 और 9 में से 1 घट जाएगा तो 8 बचेगा सेंटीमीटर। अब इसकी कर्ण निकालनी है, अब इसकी माप निकालनी, इस वाली भुजा की माप निकालनी है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय होती भैया कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो आधार हमारा 15 का वर्ग और कर्ण है 8 का वर्ग, तो ये 225 प्लस 64 हो जाएगा। ठीक है, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 289, तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग बराबर 289, तो यहाँ पे घात हटेगी तो कर्ण बराबर 289 और ये 17 का मान होता है। ठीक है, 17 सेंटीमीटर। और प्यारे बच्चों यही प्रश्नों के आंसर आ गए हमारे। ठीक, चलिए एक बार प्रश्न को पूरा देख लें। और फिलहाल आंसर तो हमारे यहीं पे आ गए थे, ये वाले 15 और 8, 15 8 मैंने की एक्स्ट्रा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमने उसके सभी भुजाएं ज्ञात कर दी हैं। इसका आधार 15, लंब इतना है और इसकी जो कर्ण है वो 17 निकल के आ गई। प्रश्न को पूरा देखिए एक बार जल्दी से, आप जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करें यार। अगर फिर आपको वीडियो नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा देख लें, समझ में आ जाएगा, कोई इतना कठिन सवाल नहीं है। अब इसके बाद इसका चौथे का अथवा वो देखिए कैसे करते हैं, पहले प्रश्न के दर्शन करा दें आपको हम। चौथे का अथवा है यहाँ पर, एक छतरी में 8 पसलियां, एक छतरी में 8 पसलियां अर्थात 8 ताने हैं। ठीक है, जो समान दूरी पर है, यह मानते हुए कि छतरी 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का सपाट वृत्त है, तो छाते की दी गई 2 लगातार पसलियों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे देखना। तो प्रश्न नंबर है हमारा चौथे का अथवा, तो यहाँ पे चौथे का अथवा इस प्रकार आपको लिखना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो तीनियों की संख्या हमारी 8 है, तो थीटा बराबर हो जाएगा 360/8, तो ये 45 अंश बचेगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद इसकी जो त्रिज्या r बराबर है वो 45 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको पता ही होगा, πr² थीटा बटा 360। तो यहाँ पे पाई का मान रखना है नहीं रखना पहले तो ये देख लें हम। और पाई का मान प्यारे बच्चों यहाँ पे दशमलव वाला रखना है, तो पाई का मान 3.14 और आर का मान कितना है 45, तो यहाँ पे 45 गुणा 45 और थीटा का मान है हमारा 45 अंश और बटा 360। तो देखो यहाँ से जब इसकी कटा पेटी करेंगे तो 45 सेकंड 45 45 8 इतनी बार जाएगा। ठीक है, अब इसे 2 से और काट दीजिए, 2 कुछ गलत तो नहीं हो गया यहाँ पर, हमारा ये त्रिज्या सही है। ठीक है, तो 2 से काटिए तो हो जाएगा हमारा ये 2 चौकू 8
और 2 एकम 2 दशमलव 2 पंजे 10 2 सत्ते 14 इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1.57 गुणा, अब इन दोनों गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 25 5 चौक 20 और बटा 4। अब इन दोनों गुणा करके दिखा दें, गुणा बहुत लंबा है यार ये, तो 20 25 और गुणा 157। चलिए भाई गुणा करिए इसका। अब प्यारे बच्चों जब इसका हम गुणा करेंगे, देखो इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो गुणा निकल के आएगा 3179.25, ठीक, बटा 4। अब इसमें जब 4 का भाग लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 794.81 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो इसका आंसर जो है यहाँ पे गलत दे रखा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जब भाग लगाएंगे तो इतना ही आएगा। हमारे यहाँ पे 95 दे रखा है, 95 नहीं, यहाँ पे 94 होगा। ठीक है, थोड़ी यहाँ पे गलती हो गई है, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक, 95 नहीं होगा। चलिए एक बार प्रश्न को पूरा देखिए, ये तो हमने भाग किया था। ठीक है, एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। और ये एनसीईआरटी किताब का प्रश्न है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा तो प्रश्न नंबर 5 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 47.1 सेंटीमीटर वर्ग है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही सरल है। इसे कैसे करेंगे देखना भैया। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले प्रश्न नंबर 5 लिखेंगे, तो यहाँ पे शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या अर्थात आर बराबर यहाँ पे दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर दे रखा है 47.1 और शंकु का वक्र पृष्ठ होता पाई आर एल और बराबर है 47.1। पाई का मान 3.14 और आर का मान 3 और एल बराबर 47.1। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे दशमलव से पीछे 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव से पीछे 1 अंक है, तो यहाँ पे दशमलव से पीछे अंक समान कर लो। ठीक, यहाँ पे दशमलव से पीछे 2 अंक है, यहाँ पर दशमलव से पीछे 1 अंक है, तो इसके पीछे हमने 0 बढ़ा लिया। अब ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा। अब आपका ये 314 है, 314 का भाग 314 का भाग इसमें लगाएंगे तो ये जाएगा हमारा 15 बार। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 3l बराबर हो जाएगा 15, तो 5 3 एकम 3 3 पंजे 15, तो l बराबर निकलेगा 5। अब यहाँ पे हमें तिरछी ऊंचाई का सूत्र लगाना है, तिरछी ऊंचाई, तो तिरछी ऊंचाई बराबर होता है l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। भैया ये तो पता ही होगा आपको, मान लगा दीजिए। l का मान 5 का वर्ग हो जाएगा और h का मान हमें पता नहीं, इसका मान 3 का वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 माइनस 9 बराबर h का वर्ग। ठीक, तो h बराबर निकलेगा हमारा 4 सेंटीमीटर। भैया इतना तगड़ा सवाल लगाने बैठे हो तो आपको h का तो मान तो समझ में आ ही गया होगा कैसे निकला है। ठीक है, अब निकालना है शंकु का आयतन, तो अगली लाइन से लिखेंगे शंकु का आयतन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मान लगा दीजिए भैया 1/3 और पाई का मान 3.14, एल का मान 3 आर का मान 3 गुणा 3 और एच का मान कितना लगाना, 4 लगाना है, तो 3 से ये 3 हटा दीजिए, तो 3.14 4 12 12 गुणा करा दो इसमें, तो 12 चौक 48। अरे भैया 12 चौक 48 की 8 हासिल 4, 12 एकम 12 12 4 16 हासिल 1 और 12 3 36 और 1 37 और दशमलव से पीछे 2 अंक। ठीक, वर्ग आयतन है तो घन सेंटीमीटर लिखेंगे ना, घन सेंटीमीटर। मिलाओ इसका आंसर। हाँ ठीक सही है। अब इसके बाद प्रश्न को पूरा देखिए आप। अब इसके बाद इसका अथवा भी कराएंगे हम आपके लिए, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाएंगे भैया गणित, बस प्यारे बच्चों हमारे साथ जुड़े रहिए। और जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका कोई रुपया नहीं लगता। चलिए भाई, अब प्रश्न नंबर तीसरे का 5वें का अथवा है। पता नहीं आप यार क्यों सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्या चाहिए। चलो देखिए, सेक थीटा -1 और सेक थीटा +1, यहाँ पे अंडरवुड है प्लस
सेक थीटा प्लस 1 और बटा है हमारा सेक थीटा माइनस 1 बराबर 2 कोस थीटा, ये सिद्ध करना। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों LHS लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो अंडरूट यहाँ पर भी तो अंडरूट को अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेक थीटा माइनस 1 इसका अंडरूट अलग करेंगे बटा, और सेक थीटा प्लस 1 इसका भी अंडरूट अलग कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर सेक थीटा प्लस 1 और बटा अंडरवुड सेक थीटा माइनस 1। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो भैया अंडरवुड हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा सेक थीटा माइनस 1 और प्लस इसका इसमें करेंगे तो इसका भी हट जाएगा, तो सेक थीटा प्लस 1 और बटा, और जब इसका इसमें करेंगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो अंडरवुड हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ एक से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा सेक थीटा 2 सेक थीटा और बटा। अब यहाँ पे सूत्र होता है हमारा, देखो सूत्र आपको याद दिला दें हम, यानी यहाँ पर जो सूत्र होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है प्यारे बच्चों। अब एक उधर लाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा। अब प्यारे बच्चों इस 2 से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 सेक थीटा बटा टेन थीटा इतना। अब सेक को क्या लिखेंगे, सेक को लिखेंगे 2 बटा, यानी सेक है ना, सेक को, अरे भैया हटाओ यार ये लाइन, तो इसको लिखेंगे 2 गुणा 1 बटा कॉस लिख सकते हो, नहीं लिख सकते इसको, अरे सेक को 1 बटा कॉस लिखा जाता बटा, और टेन को लिखा जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा, तो आपका बचेगा 2 बटा साइन थीटा, तो इसको लिखेंगे 2 गुणा 1 बटा साइन थीटा। अब 1 बटा साइन क्या होता है, 1 बटा साइन होता है कॉसेक, तो यही आपका आंसर आ जाता है। आप लिखो LHS बराबर RHS। ठीक है भैया, बस प्यारे बच्चों जल्दी से एक बार प्रश्न को नोट करिए और हमें भैया जाने की अनुमति दीजिए थोड़ा। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, प्रश्न नंबर 5 है, जल्दी से नोट करिए, इसको वीडियो काफी लंबा बन जाता है यार। चलो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।